नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 7 to 8 पर। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानकारी ले रहे थे। आज हम इसके आगे के बारे में चर्चा करेंगे और आई होप आपको जो पिछली वीडियो हैं वो सभी समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी सभी प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। आगे बात करते हैं आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। और आज जो इतिहास है वो आज हम उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। पहला क्या है? पहला है हर्षवर्धन के शासन के पतन के बाद विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। मतलब हर्षवर्धन का शासन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद जो छोटे छोटे जो शक्तियां हैं, छोटे छोटे जो राज्य हैं, वहाँ की जो शक्तियां हैं वो उठने लगी, उदय होने लगा उनका। प्रत्येक शासकों ने अपना अपना शासन स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब जितने भी वहाँ पे छोटे गांव कस्बे सभी थे वो अपने अपने शासन को स्थापित करना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी शक्ति, हर्षवर्धन जैसी शक्ति, उनका जो है पतन हो गया था, जिसके तहत क्या हो रहा था, छोटी छोटी जो शक्तियाँ थीं वो पनप रही थीं। ठीक है, और सभी अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में लगे थे। आगे देखेंगे, लेकिन अंततः यह दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों द्वारा शासित हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इन सभी छोटे बड़े जो राज्य हैं उन पर अंततः क्या हुआ, दिल्ली के जो सल्तनत है, दिल्ली का जो सुल्तान है, उन्होंने सब पर क्या किया, कंट्रोल कर लिया। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के दिल्ली के आक्रमण करने से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन के एक युग का सूत्रपात हुआ था। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, महमूद गजनवी जो गजनी से आया हुआ था, और मोहम्मद गौरी, जब इन दोनों के मध्य में जब आक्रमण हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, मुस्लिम शासन के एक युग का मतलब मुस्लिम का वर्चस्व जो है स्थापित होने के लिए एक नींव पड़ गई। किसके तहत? मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के दिल्ली आक्रमण के कारण। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, मुगल साम्राज्य के शासकों ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर, दोनों पर ही अच्छा खासा शासन किया। अगला पॉइंट क्या है, मध्यकाल में 1191 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर मुस्लिम शासन व्यवस्था एवं संस्कृति स्थापित रही। मतलब मध्यकाल जो है, मध्यकालीन जो इतिहास है उसमें 1194 से लेकर 1857 तक उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्र, मतलब अवध, इधर मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में जो है मुस्लिम शासन व्यवस्था और उनकी संस्कृति, मतलब मुस्लिम लोगों का जो है वर्चस्व, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी संस्कृति सब स्थापित हो रही थी धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर जो है मूल शासन किसका था? मूल शासन जो है मुस्लिमों का था। इसीलिए जो है उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सभी पर मुस्लिम शासन व्यवस्था एवं संस्कृति स्थापित हो रही थी। मुगल साम्राज्य का जो सूबेदार वो अवध का नवाब था। मुगल साम्राज्य का सूबेदार अवध का नवाब था। अवध मतलब अपना लखनऊ, फैजाबाद, ये सभी क्षेत्र जो है अवध में आते थे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का सूबेदार था वो अवध का नवाब था। अगला क्या है, महमूद गजनवी का आक्रमण और उत्तर प्रदेश। अब क्या देखेंगे, अब महमूद गजनवी के आक्रमण और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी लेंगे। पहला पॉइंट क्या है, महमूद गजनवी ने भारत के विभिन्न भागों पर 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। मतलब महमूद गजनवी जो कि गजनी साम्राज्य से आया था, गजनी एक छोटा सा स्थान था अफगानिस्तान में, वहाँ से आया था, और इसने जो है 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक, मतलब 26 वर्षों में कुल 17 बार आक्रमण किया है भारत पर, जिसमें से इसका जो एक सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी कब आया था, ये 1000 ईस्वी से लेके 1026 ईस्वी तक कुल कितनी बार आक्रमण किया है? कुल 17 बार आक्रमण किया। अगला पॉइंट क्या है, अपने 12वें अभियान में उसने 1018 ईस्वी में मथुरा पर आक्रमण किया और शासकों के गठबंधन को हरा दिया। इसने जो है
इसका जो 12वां अभियान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि 1018 ईस्वी में 12वां अभियान कब हुआ? 1018 ईस्वी में हुआ और मथुरा पर इसने क्या किया? आक्रमण किया। कहाँ किया? मथुरा पर आक्रमण किया। और शासकों के गठबंधन, मतलब कि जो वहाँ के जो शासक थे, जो क्षेत्रीय वहाँ के जो राजा थे, उनका जो गठबंधन था उसके गठबंधन को इसने क्या हुआ? इसने तोड़ने का प्रयास किया और जिसमें ये क्या रहा? सफल भी रहा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? जिसमें चंद्रपाल नाम का शासक भी था। मतलब जो मथुरा में जो शासन थे, इसने जो उनके गठबंधन को तोड़ा, उसमें से चंद्रपाल नाम का शासक भी था। मथुरा के बाद ये कहाँ किधर बढ़ा महमूद गजनवी? मथुरा के बाद महमूद ने वृंदावन को लूटा। मतलब मथुरा तो लूटा ही लूटा, साथ में मथुरा के बाद किधर बढ़ा? वृंदावन की तरफ बढ़ा और वृंदावन को भी लूटा महमूद गजनवी ने। मथुरा को लूटने के बाद महमूद गजनवी 1019 ईस्वी में, कब? 1019 ईस्वी में कन्नौज की ओर बढ़ा। मतलब पहले 12वां जो अभियान हुआ है कि 18 ईस्वी में सबसे पहले मथुरा को लूटा, फिर जो है वृंदावन की तरफ बढ़ा और उसके बाद जब मथुरा को लूट लिया, उसके बाद 1000 ईस्वी में कन्नौज की ओर बढ़ा। किधर बढ़ा? कन्नौज की ओर बढ़ा। और वहाँ के शासक राजपाल, मतलब कन्नौज के शासक कौन था? उसमें राजपाल था। ये क्वेश्चन आ सकता है, जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो कन्नौज शासक कौन था? राजपाल था। राजपाल ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। महमूद गजनवी का इतना खौफ था कि 1019 में जब महमूद गजनवी कन्नौज की तरफ बढ़ा तो कन्नौज के जो शासक थे राजपाल, उन्होंने बिना युद्ध करे ही आत्मसमर्पण कर दिया। अगला क्या है? चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल को मार डाला। इसकी जो ये कायरता पूर्ण जो इसने व्यवहार किया, आत्मसमर्पण कर दिया बिना युद्ध के, इसके तहत क्या हुआ? चंदेल शासक थे, चंदेल शासक विद्याधर ने क्या किया? राजपाल को मार डाला। राजपाल कौन था? ये कन्नौज का शासक था। इसको जो है विद्याधर ने मार डाला। अगला पॉइंट क्या है? महमूद गजनवी ने अपने 13वें आक्रमण 1020 ईस्वी में बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट आदि को जीत लिया। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने अपने 13वां जो आक्रमण किया 1020 ईस्वी में, इसमें बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश था, ऐसे ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये दक्षिणी भाग जो है ये बुंदेलखंड वाला रीजन आता है। दक्षिणी भाग जो है सोमनाथ वगैरह, ये इधर ललितपुर, झांसी, ये सभी जो है दक्षिणी भाग है। तो बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट को जीत लिया। कि कौन से आक्रमण में इसने जीता? 13वें आक्रमण में इसने महमूद गजनवी ने इसको जीत लिया। अगला जो हेडिंग है वो क्या है? मोहम्मद गौरी का आक्रमण और उत्तर प्रदेश। अब मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। ये सभी जितनी भी हम ये पढ़ रहे हैं इतिहास, ये सभी उत्तर प्रदेश के पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना के इसकी अच्छी तैयारी करें और आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन यहीं से ही मिलेंगे। अगला देखें, अगला पॉइंट क्या है? राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई। लेकिन ये तो द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन आपको क्या है पता है कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का तराइन का पहला युद्ध भी हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन ये दूसरा युद्ध है। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य दूसरा युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? पराजय हो गई। इसमें जो है फाइनली पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई? पराजय हो गई। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है 1194 में इटावा जिले में यमुना के तट पर चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र पर चढ़ाई की और जयचंद्र को हरा दिया। इसके बाद क्या हुआ है? मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया इसने, तब 1194 में जो है इटावा जिले में, इटावा जो जिला है वो वहाँ, उस इटावा जिला किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के तट पर चंदावर नामक स्थान पर, किस स्थान पर? चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने, कन्नौज का शासक उस समय कौन था? जब मोहम्मद गौरी आक्रमण कर रहा था तो उस समय कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद्र पर चढ़ाई करी और उसको हरा दिया। किसको हरा दिया? जयचंद्र को हरा दिया। जयचंद्र कहाँ का शासक था? उसमें इटावा जिले का शासक था, कन्नौज जिले का शासक था जयचंद्र। अगला पॉइंट क्या है? 1195 और 96 में मोहम्मद गौरी ने चुनार के पास जाटों और राजपूतों को पराजित किया। 1195 और 96 में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी आगे बढ़ता है
और चुनार के पास जो है जाटों और राजपूतों को एक साथ पराजित करता है। चुनार के पास जाटों और राजपूतों को एक साथ पराजित करता है कौन? मोहम्मद गौरी। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है, जयचंद की पराजय के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। क्या होता है, जब जयचंद की पराजय हो जाती है, जब जयचंद को मोहम्मद गौरी हरा देता है, तो मोहम्मद गौरी अब भारत से जा रहा है। मतलब मोहम्मद गौरी अब भारत पर शासन नहीं करेगा, लेकिन उसके जितने भी जीते हुए जो प्रदेश हैं उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने जितने भी उसने जो जीते थे जिले, जितने भी प्रदेश उसने जीते थे, वे सभी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस जो है ये कहाँ चला गया? गजनी चला गया। अगला पॉइंट क्या है, 1202 और 1203 में ऐबक ने बुंदेलखंड में कालिंजर के किले को जीत लिया। ठीक है, 1202 और 1203 में जब ये मोहम्मद गौरी चला गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, बुंदेलखंड नामक जगह पर एक किला है कालिंजर का किला, जिसे जीतना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर के किले को कब जीत लिया? 1202 और 1203 में इसको जीत लिया। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, उसके अब पढ़ेंगे हम संतुलित काल और उत्तर प्रदेश के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इससे पहले हमने मोहम्मद गौरी का आक्रमण उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा, उससे पहले महमूद गजनवी का आक्रमण उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब पढ़ेंगे सल्तनत काल और उत्तर प्रदेश के बारे में। इसमें क्या है? इसमें यह है, उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है वो प्रारंभिक दौर से ही गुलाम वंश के साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग बना हुआ था। आपको पता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश की नींव कब रखी गई? ये रखी गई थी 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो काल था वो कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210 तक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का काल। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो अब इसमें जो वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसका वो उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में है ये प्रारंभिक से ही, मतलब शुरू से ही गुलाम वंश के साम्राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ही केंद्र बना रहा। 1210 में उत्तर प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, 1210 में हमने अभी आपको बताया कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उसके बाद शासन कौन बना? उसके बाद शासक बना इल्तुतमिश, जो कि कौन था? इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो 1210 में उत्तर प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश शासक बना। वह दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले बदायूं का इक़्तिदार था, मतलब बदायूं का एक गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जब शासक बना उससे पहले, जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई उसके बाद जो इल्तुतमिश शासक बना उससे पहले इल्तुतमिश कहाँ था? ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बदायूं का क्या था? बदायूं का इससे पहले गवर्नर था। और ये इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1210 में। कब हुई थी इल्तुतमिश की मृत्यु? 1210 में हुई थी इल्तुतमिश की मृत्यु। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है? 14वीं शताब्दी में दिल्ली के तुगलकों के साम्राज्य की पतन की घटना शुरू हुई। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ? दिल्ली के तुगलक वंश था उनके साम्राज्य के पतन की घटना शुरू हुई। और 1394 में इस क्षेत्र के जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। मतलब तुगलकों का जो पतन शुरू हुआ, गुलाम वंश के बाद कौन आया था? तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश के साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ? 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और 1394 में इस क्षेत्र के जौनपुर जो कि पूर्वांचल में स्थित है, जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। कहाँ हुई? जौनपुर में हुई। ठीक, यह स्थापना जौनपुर में नसीरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजा जहां द्वारा की गई। क्वेश्चन आ सकता है कि जौनपुर की स्थापना किसने करी? तो जौनपुर की स्थापना किसने करी? मलिक सरवर ख्वाजा ने। क्वेश्चन बहुत आया है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि जौनपुर की स्थापना किसने करी? जौनपुर की स्थापना करी मलिक सरवर ख्वाजा ने। किसने करी?
मलिक सरवर ख्वाजा ने जौनपुर की स्थापना करी? अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है, सरकी शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की बादशाही का प्रतिरोध किया। सरकी शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की बादशाही का प्रतिरोध किया और कन्नौज और अन्य सीमांत जिलों पर दिल्ली के प्रभुत्व को नहीं माना। सरगी वंश के जो शासक थे, जौनपुर से इनका संबंध है, ये जो है इन्होंने 84 वर्षों तक दिल्ली की बादशाही का मतलब कि जो दिल्ली पर जो उस समय शासक था उसको ये नहीं मानते थे, उनका प्रतिरोध हमेशा करते रहे और कन्नौज और अन्य सीमांत जिलों पर दिल्ली के प्रभुत्व को नहीं माना। इन्होंने क्या समझते थे, ये दिल्ली के प्रभुत्व को कन्नौज या उसके आसपास के क्षेत्र पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं मानते थे। अगला पॉइंट क्या है, जौनपुर के पृथक होने के 4 वर्षों बाद, जौनपुर जब अलग हो गया उसके 4 वर्षों के बाद 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के एक तुर्क योद्धा ने आक्रमण किया जिसका नाम तैमूर था। जौनपुर जब अलग हो गया, जौनपुर जब ये दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली पर इसका प्रतिरोध नहीं था, तब 1398 ईस्वी में भारत पर समरकंद के एक तुर्क योद्धा ने आक्रमण किया जिसका नाम तैमूर था। ये तैमूर कहाँ का आक्रमण था, तुर्की का आक्रमण था, तुर्क योद्धा था एक। अगला पॉइंट क्या है, लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि लोदी राजवंश का संस्थापक कौन था। लोदी राजवंश का संस्थापक था बहलोल लोदी ने 1478 में, बहलोल लोदी ने क्या किया, 1478 में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। ठीक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। इसने 1478 में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया, लेकिन अनेक हिंदू और मुस्लिम सरदारों के नेतृत्व में दोआब क्षेत्र आगे आता रहा। लेकिन अनेक हिंदू और मुस्लिम सरदार इनके नेतृत्व में दोआब बोलते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, इनके क्षेत्र आगे आता रहा। ठीक, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, लोदी वंश का संस्थापक 1478 में कौन था, बहलोल लोदी था। 1478 में जौनपुर को अपने अधीन कर लिया। किसने कर लिया, बहलोल लोदी ने कर लिया। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी है, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की क्या करी है, स्थापना करी है। और 1506 में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी। क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना करी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है आगरा शहर की स्थापना किसने करी। आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने करी। कब करी, 1504 में इसने स्थापना करी और 1506 में 2 वर्षों के बाद ही आगरा शहर को अपनी राजधानी बना लिया। किसने बना लिया, सिकंदर लोदी ने बना लिया। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, या हमने क्या देखा अभी, हमने देखा सल्तनत काल और उत्तर प्रदेश के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्र जो प्रारंभिक दौर से गुलाम वंश का एक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग बना रहा। दूसरा पॉइंट क्या है, 1210 में उत्तर प्रदेश में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ही इल्तुतमिश शासक बना। वह दिल्ली सल्तनत का शासक बनने से पहले बदायूं का इक़्तिदार था। कौन, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तुगलकों का साम्राज्य स्थापित हुआ जौनपुर में, जौनपुर के आसपास। और जौनपुर की स्थापना किसने करी, मलिक सरवर ख्वाजा ने करी। उसके बाद सरकी वंश आए, सरकी वंश जो है जौनपुर में आया। ये क्या करता था, इसने जो है दिल्ली सल्तनत को इसने माना ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तैमूर का आक्रमण हुआ जौनपुर में 1398 के आसपास। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी था 1478 में। उसके बाद सिकंदर लोदी ने क्या किया, आगरा शहर की स्थापना करी और 1506 में जो है आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला देखेंगे जौनपुर सल्तनत के सरकी सुल्तान, जौनपुर सल्तनत के सरकी सुल्तान। सरकी जो वंश है उसके संस्थापक सरकी जो वंश है उनका काल कब से कब तक रहा, 1394 से लेकर 1479 तक रहा। तो पहले बात करते हैं सरकी वंश का संस्थापक कौन था, मलिक सरवर था। कौन था, मलिक सरवर था। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1394 से 1399 तक रहा।
उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा कौन आया, मोहम्मद मुबारक शाह। मुबारक शाह आया, इसका काल 1399 से 1402 तक रहा। इसका काल क्या रहा, 1399 से 1402 तक रहा। उसके बाद कौन आया, शमसुद्दीन इब्राहिम। कौन आया, शमसुद्दीन इब्राहिम। इसका काल 1402 से लेके 1440 तक रहा। ठीक है। उसके बाद कौन सा शासक आया, महमूद शाह। महमूद शाह जो है 1440 से लेके 1457 तक इसका शासन रहा। अगला देखते हैं, अगला कौन है, महमूद शाह। 2 बार महमूद शाह आया 2 अलग अलग नाम लोग हैं ये। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1457 से लेकर 58 तक रहा। उसके बाद आया हुसैन शाह। हुसैन शाह का शासनकाल 1458 से लेकर 1479 तक रहा। मतलब सरगी वंश का संस्थापक कौन था, मलिक सरवर था। और सरगी वंश का अंतिम शासक कौन था, हुसैन शाह था। कौन था भैया, हुसैन शाह था। सरकी वंश का जो शासनकाल था वो 1394 से लेकर 1479 तक रहा। अगला देखते हैं, अगला ये स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो अब देखते हैं प्रमुख शहर और उसके निर्माताओं के बारे में, किसने जो है उसका स्थापना करी शहरों की। तो जौनपुर नगर, अगर क्वेश्चन आता है जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी, तो जौनपुर नगर की स्थापना करी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करी भैया, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी, आगरा शहर की स्थापना करी सिकंदर लोदी ने। किसने करी, सिकंदर लोदी ने। मैंने आपको पिछले स्लाइड में पढ़ाया कि आगरा शहर की स्थापना किसने करी है, सिकंदर लोदी ने करी है। जामा मस्जिद जो कि जौनपुर में है, जामा मस्जिद बहुत जगह बनी है, लेकिन जामा मस्जिद जो जौनपुर में जामा मस्जिद है उसकी स्थापना किसने करी है, उसकी स्थापना करी है हुसैन शाह सरकी ने। किसने करी है, हुसैन शाह सरकी ने जो है जामा मस्जिद की स्थापना करी है। अगला क्या है, लाल दरवाज़ा। लाल दरवाज़ा कहाँ है, जौनपुर में है। इसकी स्थापना किसने करी है, लाल दरवाज़ा की स्थापना करी है हुसैन शाह सरकी ने। लाल दरवाज़ा को किसने बनवाया था, हुसैन शाह सरकी ने बनवाया। अगला है अटाला मस्जिद। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद पहले तो क्वेश्चन आता है कि अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है, जौनपुर में स्थित है। इसने किसने इसको बनवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने बनवाया था, इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था। स्टूडेंट गलती करते हैं कि हुसैन शाह सरकी लगाते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो इब्राहिम शाह सरकी ही है। अगला क्या है, अगला है झंझरी मस्जिद। झंझरी मस्जिद कहाँ है, झंझरी मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ है, जौनपुर। ये जौनपुर के जो है जामा मस्जिद, लाल दरवाज़ा, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और झंझरी मस्जिद की जो स्थापना करी और ये किसने करवाई, इब्राहिम शाह सरकी ने। किसने करवाई, इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर की झंझरी मस्जिद की स्थापना करवाई। अगला क्या है, अगला है जामा मस्जिद। बारा नामक एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर भी जामा मस्जिद है। उसकी स्थापना किसने कराई, इल्तुतमिश ने करवाई। किसने करवाई, इल्तुतमिश ने करवाई। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भक्ति आंदोलन के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो भक्ति आंदोलन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसका जवाब जो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।